गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर आज पढ़ रहे हैं एमआई के बारे में। एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं, क्या क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, सारा इसके बारे में आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हार्ट को प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऐसी परिस्थिति के अंदर हार्ट काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट रुक जाएगा। और हार्ट काम करना बंद कर देगा, इसका मतलब है कि हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट अटैक कंडीशन उत्पन्न हो गई। तो मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन की कंडीशन में क्या होता है, आज इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हार्ट की मेनली 3 लेयर होती है। एक होती है पेरिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, तीसरा है एंडोकार्डियम। इस प्रकार से यहां पे आज किस लेयर के अंदर दिक्कत आ रही है, मायोकार्डियम। ये हार्ट की लेयर होती है, जिसके अंतर्गत ये कौन सी लेयर है, हार्ट की मिडिल लेयर है। इनके अंदर प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हार्ट काम करना बंद कर देता है। मायो इज रिलेटेड, हमेशा ध्यान रखना, मायो इज रिलेटेड टू मसल्स। हार्ट की जो मसल्स है, मिडिल लेयर जो मसल्स है, उसका नाम क्या है, मायोकार्डियम। तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। इन्फ्राक्शन का मतलब होता है डैमेज। अब मायोकार्डियम जो लेयर है वो डैमेज हो जाएगी, तो हार्ट काम करना, कैसे हार्ट काम करेगा, किसी भी सेल है, टिश्यू है, उसको एक्टिविटीज एक्शन करने के लिए उनको ऑक्सीजन है और न्यूट्रिशन है, ब्लड सप्लाई है, ये जरूरी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हो रहा है, मतलब मायोकार्डियम लेयर है वो डैमेज हो रही है। देखिएगा क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, मायोकार्डियम को होने वाली ब्लड सप्लाई बाधित हो जाने के कारण मायोकार्डियल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन या नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई नॉन एज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है, नेक्रोसिस का मतलब हमेशा ध्यान रखना, नेक्रोसिस डेड, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। तो नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू, मायोकार्डियल है वो, उसके जो टिश्यू है वो डेड हो जाते हैं। किस कारण से, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, एक प्रॉपर रूप से हार्ट को, मायोकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो मायोकार्डियल टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा। जब मायोकार्डियल टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, एक्यूट एमआई, जिसको हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। मैं कहूं कि जब मायोकार्डियल टिश्यू है डैमेज हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा। इस कंडीशन के अंदर बच्चों यहां पे वर्ड आया है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। जब हार्ट काम करना बंद करेगा तो जो पंपिंग सिस्टम है वो सब रुक जाएगा, पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो रोटेट होने वाला ब्लड एक स्ट्रोक हो जाएगा, जिसको एक अटैक कंडीशन आ जाएगी,
किस कारण से आ रहा है? हार्ट का काम करना बंद करने की वजह से, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। जब ब्लड का रोटेशन घूमता रहता है तब तो बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई हो रही है, परंतु यहां पे क्या हो रहा है कि मायोकार्डियल टिश्यू है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से हो रहा है। हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट की मसल्स के नॉर्मली फंक्शन के लिए ऑक्सीजन की कंटिन्यू सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो कि इनके ब्लड सप्लाई द्वारा प्राप्त होती है। कोरोनरी आर्टरी द्वारा होने वाली ब्लड सप्लाई अचानक बाधित हो जाने के कारण हार्ट मसल्स को ब्लड तथा ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसा होने से मायोकार्डियल टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाता है और रोगी में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के लक्षण दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। अब मायोकार्डियल इंफ्राक्शन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, बंद हो जाती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल लेयर के अंदर जो टिश्यू है वो डेड हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। उस कंडीशन के अंदर हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो इस कंडीशन के अंदर मायोकार्डियल या इन्फ्राक्शन के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम लेयर ए कॉजेज ऑफ द एमआई। अब देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लक्षण के बारे में। कोरोनरी आर्टरी द्वारा मायोकार्डियम को होने वाली ब्लड सप्लाई का अचानक इंटरप्टेड हो जाना मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का मेन कारण होता है। आपने देखा होगा कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है, बच्चों ये ध्यान रखना, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, कौन सी होती है? कोरोनरी आर्टरी, जो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट की जो लेयर है, मायोकार्डियम लेयर है, उसको ब्लड सप्लाई करती है। अचानक कोरोनरी आर्टरी हार्ट मायोकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई क्या कर देगी? इंटरप्ट कर देगी, बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? एमआई कंडीशन हो जाएगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा। दूसरे शब्दों में कहें कि कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कोरोनरी ब्लड सप्लाई तथा मायोकार्डियल डिमांड में एक क्रिटिकल इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं कहूं कि कोरोनरी आर्टरी के द्वारा आया गया ब्लड, प्रोवाइड किया गया ब्लड तथा हार्ट को रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन और ब्लड के अंदर इम्बैलेंस की कंडीशन के अंदर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होने वाली ब्लड सप्लाई के बाधित होने के निम्न कारण हो सकते हैं। अब कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं। मैं कहूं कि कोरोनरी आर्टरी है, वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ल्यूमन है, जो मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरी है बच्चों, इसके अंदर ब्लड सप्लाई हो रही है, तो क्या हो रही है? या ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया, ब्लड ऑलरेडी कम है, एक हेमरेजिक कंडीशन है, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, बाहर निकल रहा है, उस कंडीशन के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन ये भी हो सकता है। दूसरी बात करते हैं कि इस जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो आउटर लेयर है, इसके अंदर क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो सकता है, फैट डिपोजिशन हो सकता है। ये जो ब्लड वेसल्स होती है, इसके अंदर जो पाइप है वो नैरो हो सकता है, संकरा हो सकता है, जिसके अंदर जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर दिक्कत आएगा और प्रॉपर रूप से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बच्चों लिखा हुआ है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण और थ्रोम्बस का मतलब होता है थक्का।
मान लीजिए कि मैं कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड का क्लॉट हो गया है, ऐसी परिस्थिति के अंदर ब्लड आने वाला ब्लड है वो डिस्टर्ब होगा, ब्लड का क्लॉट बन गया है, ब्लड को आगे जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो सकता है। दूसरी बात, एथेरोस्क्लेरोसिस। बच्चों, एथेरोस्क्लेरोसिस वह कंडीशन जिसके अंतर्गत कोरोनरी आर्टरी है स्टीफनेस हो गई है, कड़ी हो गई है, इसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो गया है, आर्टरी का वॉल्यूम, ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम वो संकरा हो गया है, नेरो हो गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन कहलाता है। देखिएगा, एथेरोमा के बनने से धमनी की जो आर्टेरियल वाल्व का थिक और हार्ड हो जाना, परिणाम स्वरूप इसकी ल्यूमेन का संकरा हो जाता है, जिसको बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ल्यूमेन के संकरा हो जाने से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक कारण होता है जिसके अंतर्गत ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ये संकरी हो जाएगी, इसके अंदर ये ब्लड जो जा रहा है यहां पे 100% आ रहा है और यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ये कड़ी हो गई है। आपने देखा होगा कि ब्लड वेसल्स है, जैसे ही पंप मारता है तो उस पे फैलनी चाहिए और वापस सिकुड़नी चाहिए, परंतु यहां पे क्या हो रहा है, स्टिफनेस हो जाती है। उस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आ रहा है, स्टिफनेस आ रहा है। साथ ही साथ में वहां पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, और उसके अंदर ल्यूमेन है, जो होल है ब्लड वेसल्स का, वो नेरो हो जाता है, संकरा हो जाता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन होगी। दूसरा हो गया थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, ब्लड का कहीं क्लॉट बन गया है उस ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से हार्ट के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म आ गया है, सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है। हेमरेजिक कंडीशन है, जब बॉडी के अंदर ब्लड बाहर बह रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसी परिस्थिति के अंदर हार्ट को प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी हार्ट को। कोरोनरी धमनी का सिकुड़ना है ना, स्टेनोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, हार्डनेस कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये कंडीशन हो सकती है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, हेमरेज, एनीमिया, स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, स्टेनोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये तो हो गए हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं होने के कारण। परंतु आपने देखा होगा कि कई ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो हार्ट अटैक करने का कोज करते, जैसे कि एडवांस एज, बढ़ती हुई उम्र, जिसमें आपने देखा होगा कि ओल्ड एज के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसकी अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, प्रॉपर रूप से उस हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। ओबेसिटी की कंडीशन में जिसके अंदर हार्ट के अंदर मिलने वाला ब्लड है उसकी तुलना में उसका डिमांड ज्यादा है। स्मोकिंग कंडीशन के अंदर जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाती है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज, ऐसे पर्सन जिसको पहले से कोई हार्ट की डिजीज हो, हिस्ट्री हो। फिजिकल इनएक्टिविटी, जो लोग घूमते फिरते नहीं है, उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या इनएक्टिव हो गई है, जो घूमना फिरना नहीं करते हैं, प्रॉपर रूप से
डायबिटीज मेलिटस वाली कंडीशन, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि महिला ज्यादा स्ट्रेस तनाव नहीं लेती है। जैसे ही कुछ ऐसा हुआ, टेंशन हुआ, महिला रो करके अपना आंसू निकाल करके टेंशन को खत्म कर देते हैं, परंतु पुरुष झेलते रहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। स्ट्रेस एक कारण होता है। इस प्रकार से ये रिस्क फैक्टर होता है। दूसरा यहां पे बच्चों एक बात बताया हुआ है, अपेक्स के पास बायनिलिये लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन के होने की कॉमनेस्ट जगह है। एमआई मोस्टली किस जगह पे होगा? बच्चों मैंने आपको बताया हार्ट के अंदर ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल के क्या बता रहा है? एंटीरियर वॉल, ये वाला है ना, आगे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर वॉल होता है, वहां पे होने की संभावना एमआई का सबसे कॉमनेस्ट पार्ट होता है। अब कारण पढ़ लिए, रिस्क फैक्टर कौन कौन से थे वो पढ़ लिए। अब बात कर रहे हैं कि जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन कंडीशन है, उस कंडीशन में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कि जब किसी भी प्रकार का कोई भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्टरबेंस हो रहा है, उस कंडीशन में सबसे पहले पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, छाती के अंदर दर्द होगा, सीने में दर्द, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन ध्यान रखना, चेस्ट पेन एमआई का मुख्य क्लिनिकल लक्षण है। एमआई के चेस्ट पेन के निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कई ऐसे मस्कुलर पेन होते हैं, परंतु एमआई की कंडीशन के अंदर एक खासियत होती है बच्चों, इसके अंदर देखिएगा, सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन, सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। ये पेन सीवियर होता है, पेन सीवियर होता है, पेन बढ़ता जाता है। इट इज द डिस्क्राइब एज ए सेंसेशन ऑफ क्रशिंग, टाइटनेस, क्रशिंग कंडीशन होगी, स्क्वीजिंग कंडीशन हो सकती है, टाइटनेस हो सकता है। इस प्रकार से लगेगा कि चेस्ट के अंदर बहुत टाइटनेस आ रहा है, मरोड़ों वाला दर्द हो रहा है। यह कंडीशन बच्चों देखने को मिलेगा। किस प्रकार के सेंसेशन? क्रशिंग कंडीशन उत्पन्न होगी, स्क्वीजिंग कंडीशन होगी और टाइटनेस देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार का पेन होगा बच्चों, ध्यान रखना है। मस्कुलर पेन नॉर्मल पेन होता है, एमआई का पेन अलग होता है। दूसरी बात करते हैं कि ये पेन नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव नहीं होता है। नाइट्रोग्लिसरीन टू रिलीव द पेन, मोस्टली जो चेस्ट पेन होता है उसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट दिया जाता है, उससे पेन रिलीव होता है। परंतु एमआई के कंडीशन के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग्स है वो काम नहीं करेगी। दूसरी बात करते हैं, ये पेन मेनली लेफ्ट आर्म की ओर रेडिएट होता है, आगे से आगे बढ़ता है। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ये मालूम पड़ता है कि मस्कुलर पेन है या एमआई का पेन है। ये पेन मेनली लेफ्ट आर्म की ओर रेडिएट होता है। लेफ्ट आर्म कौन सा होगा? ये हो गया। जैसे यहां पे चेस्ट पेन हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर इस लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट होगा, आगे की आगे तरफ जाएगा। तथा हालांकि ये जो बैक, राइट आर्म तथा नेक की ओर रेडिएट हो सकता है। अब देखिएगा चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, जबड़ा की तरफ आ सकता है, लेफ्ट आर्म की तरफ आ सकता है। ठीक है। अब देखिएगा शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग होगा। अब पेन के अंदर बच्चों इस प्रकार से ध्यान रखना है, सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन के अंदर एक क्रशिंग कंडीशन होगी, स्क्वीजिंग होगा, चेस्ट पेन के अंदर टाइटनेस देखने को मिलेगा, भारीपन देखने को मिलेगा। जो पेन है वो रेडिएट होता है, वो रेडिएट होकर के लेफ्ट आर्म के अंदर तरफ आएगा, जो की तरफ आएगा। ठीक है ना।
जो बैक एंड राइट आर्म, ये ध्यान रखना है। आप जब किसी पर्सन को, किसी कोई भी मरीज है चेस्ट पेन से लेके आता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो मरीज बताएगा कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन होने के बाद में मेरे को इस प्रकार से रेडिएट हुआ, पीछे की तरफ भी दर्द हुआ, उसके बाद में जो की तरफ, जबड़े की तरफ भी दर्द आ रहा है और इस साइड में आ रहा है। डिपेंड करेगा सीवियरिटी ऑफ द एमआई। डिस्पनिया कंडीशन होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, डिफिकल्टी होगी, सांस नहीं ले पाएगा मरीज। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ब्रीथ क्या होगा, शॉर्टनेस होगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है मरीज को। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। डायफोरिस कंडीशन हो सकता है, मरीज को पसीना आएगा, बेचैनी कंडीशन होगी, फटीग कंडीशन हो सकता है, पाल्पेशन होगा, उसका शरीर है वो कम पाएगा, पाल्पेट होगा, इंक्रीज हार्ट रेट। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से हार्ट को नहीं मिल पा रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर ट्रेकीकार्डिया होगी। हार्ट ये बोलेगा कि हार्ट की रेट को बढ़ाओ, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, परंतु कारण क्या हो रहा है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कंडीशन उत्पन्न हो रही है, उस कारण से हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बच्चों ध्यान रखना, जिस वर्ड के आगे ब्रेडी आता है और ब्रेडी, और जिस वर्ड के आगे ट्रेकी आता है, ब्रेडी का मतलब होता है डिक्रीज हार्ट रेट और ट्रेकी का मतलब होता है इंक्रीज हार्ट रेट, और कार्डिया इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो ट्रेकी कार्डिया कंडीशन उत्पन्न होगी, इंक्रीज हार्ट रेट, हाथ व पैरों का ठंडा पड़ जाना, कूलनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, हाथ ठंडा पड़ जाएगा, पैर ठंडे पड़ जाएंगे, फेलोर कंडीशन होगी, रेडनेस देखने को मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द बॉडी, साइनोसिस कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। बच्चों क्या लिखा हुआ है, ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द स्किन। जब आपने देखा होगा कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती है, ऐसी कंडीशन के अंदर स्किन की कलर नीली पड़ जाती है, ब्लू हो जाता है, जिसको एक मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलते हैं, साइनोसिस कंडीशन कहते हैं। फटीग कंडीशन होगी, उसको बेचैनी होगा, परंतु बेचैनी बहुत हद तक बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम फटीग देखने को मिलेगा। विचित्र उसको होगा कि क्या हो गया मेरे को। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और एंजाइटी टेंशन तो होना ही है। ये लक्षण एमआई के कंडीशन में देखने को मिलता है। अब बच्चों ये ध्यान रखना है कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिसके अंतर्गत चेस्ट पेन के बारे में ध्यान रखना, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसके अंदर चेस्ट पेन होगा, परंतु चेस्ट पेन का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग से पहचान सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है बच्चों, इसको याद कर लेना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर आता है कि जो एमआई के अंदर चेस्ट पेन होता है वो कैसे होता है, कहां होगा। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले डायग्नोसिस के अंदर कैसे डायग्नोस करेंगे कि मरीज को एमआई हुआ है, उसको पूछेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, मरीज बताएगा कि मेरे को ये हो रहा है, पेन का तरीका ऐसा है, मेरे को ये हुआ, ऐसा चेस्ट पे ऐसा भारीपन लगता है, क्रूसिंग होता है, और ऐसे पूरा स्क्वीजिंग कंडीशन होती है, मरोड़े वाला दर्द हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ईसीजी करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका देखेंगे क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से मरीज को देखने को मिल रहा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा तैयार करेंगे, क्लिनिकल फीचर देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट देंगे, सीबीसी देखेंगे, उसके बाद में एस्टिमेशन ऑफ द कार्डियक एंजाइम सच एज सीकेएमबी, एलडीएस, कार्डियक ट्रोपोनिन, कई ऐसे जो पेस मेकर जैसे कई ऐसे कार्डियल मेकर होते हैं जिसको देख करके पता कर सकते हैं, इंडिकेटर होते हैं
कई ऐसे कार्डियक एंजाइम्स होते हैं जैसे CKMB, LDS और ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, ये सब देखते हैं। ये इंडिकेटर होते हैं, तुरंत बता देते हैं कि इसके अंदर MI की कंडीशन है या क्या कंडीशन है। स्टिमुलेशन ऑफ द सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल सच एज द सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम मैग्नीशियम लेवल को देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, पॉजिट्रॉन इमिशन ट्रोमोग्राफी PET करेंगे, MRI करेंगे और कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी जो कोरोनरी आर्टरी है उसका एक ग्राफिकल रिकॉर्ड मशीन के द्वारा निकाला जाएगा। उसके अंदर मालूम पड़ जाएगा कि कोरोनरी आर्टरी का कंडीशन क्या है। उसके अंदर ब्लॉकेज है, स्टीफनेस है, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है या क्या कंडीशन है। एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोग्राफी के अंदर कोरोनरी आर्टरी का एक ग्राफिकल रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। MRI करने के अंदर भी ये इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिलेगी, क्या एबनॉर्मल घटना है। तो ये सारे जो जांच है, टेस्ट है, वो किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कई ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। जब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, जटिलता देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर डिसरिदमिया होगा, डिसरिदमिया, हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। जैसे हार्ट रेट 1, 2, 3, 4 ये रेगुलर है, परंतु जब MI की कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर एक डिसरिदमिक रेट रहेगी, रिदम रहेगा, हार्ट फेलियर हो सकता है। जब कंटिन्यू इसको प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, उस कंडीशन के अंदर हार्ट काम करना बंद कर देगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। जब हार्ट काम करना बंद कर देगा, ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। हार्ट स्टॉपेज, हार्ट काम करना बंद करने की वजह से ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द शॉक। शॉक की कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर हार्ट रेट बढ़ जाती है, उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, उस कंडीशन के अंदर बीपी है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा। जब ब्लड सप्लाई पूरे ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जा पा रही है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर दिया, उस कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर पाया जाने वाला वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, जिसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक वो शॉक जिसकी हार्ट के द्वारा हार्ट काम करना बंद कर देने की वजह से उत्पन्न होता है। शॉक कंडीशन होती है जिसके अंदर हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा और बीपी कम हो जाएगी, ट्रेकिकार्डिया होगा, ट्रेकिपनिया होगा और हाइपोटेंशन कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, जिसको शॉक बोलते हैं। और यह शॉक किस वजह से हो रहा है, हार्ट की डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको कार्डियोजेनिक शॉक उत्पन्न हो जाएगा। पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। पेरी का बच्चों मतलब हुआ आउटर, पेरिकार्डियम हार्ट की जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन, स्वेलिंग आ जाएगी, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पल्मोनरी इंबोलिज्म कंडीशन हो सकती है। देखो, पल्मोनरी इंबोलिज्म, मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी थ्रोम्बस है, ब्लड का क्लॉट है, हार्ट काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से पल्मोनरी इंबोलिज्म हो सकता है। पल्मोनरी मतलब कि लंग्स को जाने वाला ब्लड
प्यूरिफिकेशन होने के लिए जाता है। ध्यान रखना, एम्बोलिज्म एक ऐसी कंडीशन, ए ट्रेवलिंग ऑफ द ब्लड क्लॉट, ए ट्रेवलिंग ऑफ द ब्लड क्लॉट, इट इज नॉन एज द एम्बोलिज्म। ब्लड का क्लॉट है, ब्लड का क्लॉट है जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो रहा था, परंतु वहां पे क्या हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से हार्ट काम करना बंद कर दिया, और जिसकी वजह से जो ब्लड का क्लॉट है वो ट्रेवल करता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, पल्मोनरी ईडिमा। उस कंडीशन के अंदर पल्मोनरी ईडिमा होने की संभावना रहती है, मायोकार्डियल रप्चर होने की संभावना रहती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। देखिएगा बच्चों, क्या लिखा हुआ है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। ये हार्ट है, इस हार्ट के यहां सेप्टम पाए जाते हैं, ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, ये क्या है, सेप्टम। इस प्रकार से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, ये वाला सेप्टम, ये वेंट्रिकल का ना, एंट्रियो वेंट्रिकुलर, तो वेंट्रिकल का जो सेप्टम है वो डिफेक्ट हो सकता है, माइट्रल वाल्व इनसफिशिएंसी हो सकती है, सडन डेथ में आकर हो सकती है। यदि मैं कहूं कि मरीज का हार्ट अटैक आ गया और जिसकी वजह से हार्ट काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से डेथ होने की संभावना रहती है। आपने देखा होगा कि जब हार्ट को मोर देन 6 मिनट तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो यह कंडीशन एक जटिलता, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अब क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, अपने ये पढ़े उसका डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हाई रिस्क और उसके कॉजेस, साथ ही साथ में किस प्रकार से डायग्नोसिस करते हैं और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होती है एमआई के केस के अंदर। अब बात करते हैं उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट, कौन कौन सी दवाइयां देते हैं देखिएगा। सबसे पहले बच्चों, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, जब ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द शॉक कंडीशन हो जाती है, मरीज के पैरामीटर से वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जिसके मरीज में शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग हो जाती है, डिस्पनिया कंडीशन हो जाती है, सांस नहीं ले पा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी रहती है कि ए प्रोवाइड द पेशेंट टू ऑक्सीजन सप्लाई और टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, पहली बात। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्ट कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन इफ नेसेसरी। यदि जरूरत है, पेशेंट किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, मरीज 100 की कंडीशन के अंदर जा रहा है, मरीज सीवियर कंडीशन, सीवियरिटी उसकी बढ़ती जा रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर कोई रेस्पॉन्स नहीं आने की वजह से क्या करेंगे, सीपीआर देंगे। इसके अंदर आपने देखा होगा कि टीवी के अंदर देखा होगा कि मरीज सो जाता है, उसके बाद में उसको यहां से इस प्रकार से प्रेस करते हैं, पालपेट करते हैं, दबाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो रुका हुआ है वो उसको प्रेस करने से क्या होगा, हार्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। ये सीपीआर कंडीशन कहलाती है। ये अपने एक अलग से इसका टॉपिक है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इस कंडीशन के अंदर एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे। एनाल्जेसिक ड्रग्स, व्हाट ड्रग्स टू प्रिवेंट द रिलीव द पेन, दर्द को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाई, जिसके अंदर मॉर्फिन सल्फेट देते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई होती है, ये जरूरी होता है। एनाल्जेसिक ड्रग्स जिसको मॉर्फिन सल्फेट बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं, वासोडाइलेटर ड्रग्स देते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन रहता है। वासोडाइलेटर बच्चों देखिएगा, वासो का मतलब होता है वेसल्स और डायलेटर का मतलब होता है डायलेट करना, फैलाना, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर कोरोनरी आर्टरी का अंदर ओकुलसन हो गया था, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो गई, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही थी। ऐसी कंडीशन के अंदर वासोडाइलेटर देंगे, जिसके अंदर जो ये ल्यूमन है, ये यदि सिकुड़ा हुआ है तो क्या होगा, डायलूट होगा, और डायलूट होने की वजह से ब्लड सप्लाई आगे से आगे बढ़ेगा, हार्ट को ब्लड सप्लाई होने की संभावना रहती है। तो क्या देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स देंगे।
बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट सच एज बीटा ब्लॉकर्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स जिसके अंदर अटेनोलोल प्रोपेनोल देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निकार्डिया, निफेडिन और डिल्टाजैम, डिल्टीजैम, ठीक है ना। निकार्डिया देते हैं, निकार्डिपिन जिसको डिपिन नाम से आता है, डिपिन 0.5 mg, ठीक है ना, ये इस प्रकार से आता है, सॉरी 0.5 नहीं 5 mg और 10 mg, जो जीभ को मुंह माउथ को ऊपर करके जीभ के नीचे से देते हैं, डेपिन टेबलेट आता है, कैप्सूल आता है, और उसके अंदर क्या होता है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, ठीक। एंटी प्लेटलेट्स एग्रेटिंग एजेंट जिसके अंदर असेटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड देंगे। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स जिसके अंदर ACE इनहिबिटर्स देंगे, ACE इनहिबिटर्स देते हैं। कैप्टोफ्रिल, एनाफ्रिल, रेमिफ्रिल, जिस वर्ड के पीछे फ्रिल रहेगा वो किस कैटेगरी की ड्रग्स है, ACE इनहिबिटर्स ड्रग्स है। जिस वर्ड के बच्चों, जिस वर्ड के आगे लोल रहेगा, जिस वर्ड के पीछे लोल रहेगा वो बीटा ब्लॉकर है, लग रहा है ना। जिस वर्ड के पीछे लोल है ये कौन सी टाइप की दवाई है, बीटा ब्लॉकर्स है। जिस वर्ड के पीछे फ्रिल है वो ACE इनहिबिटर्स ड्रग्स है। उसके बाद में थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन, स्टेप्टोकाइनेज, रेटिप्लाइज, एंटीकोगुलेंट्स थेरेपी सच एज हेपेरिन, खून को पतला करने वाली दवाइयां, हेपेरिन। इस प्रकार से ये दवाइयां देते हैं बच्चों, इसको याद रखना जरूरी है। MI के केस के अंदर, हार्ट के केस के अंदर ये सारी दवाइयां हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी, सबसे पहले एनाल्जेसिक ड्रग्स, मॉर्फिन सल्फेट, वासोडाइलेटेड ड्रग्स, नाइट्रोग्लिसरिन, बीटा ब्लॉकर जिसके अंदर अटेनोलोल, प्रोफेनोलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसके अंदर डिफिन रहेगा, एंटी प्लेटलेट्स एग्रेसिंग एजेंट्स, असेटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, ACE इनहिबिटर्स जिसके अंदर कैप्टोफ्रिल, एनाफ्रिल, रेमिफ्रिल। उसके बाद में थ्रोम्बोलाइटिक, स्टेप्टोकाइनेज, एंटीकोगुलेंट्स, हेपेरिन। इन दवाइयों के एक्शन, एग्जाम्पल तथा साइड इफेक्ट के बारे में निम्न सारणी के द्वारा बताया गया। जो कंडीशन, ये दवाइयां बच्चों याद रखना जरूरी है, ये एग्जाम के अंदर आता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हेलो, आपका पेमेंट हो गया? स्क्रीनशॉट भेजो। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, अभी मेरा क्लास चल रहा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसके एक्शन, इसके साइड इफेक्ट ये भी ध्यान रखना है, इसको बहुत जरूरी है। तो ये जो ड्रग्स का, उसका क्या एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, कितनी दवाइयां लेंगे, तो ये सारी अपन ड्रग्स के अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये दवाई हो गई। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। अब जब मरीज को एक MI कंडीशन है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं वाइटल साइन और जनरल हेल्थ स्टेटस है उसका असेसमेंट करेंगे। दूसरा है रोगी में मौजूद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसकी सीवियरिटी का असेस करेंगे। रोगी में मौजूद चेस्ट पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप का है, लोकेशन क्या है, सीवियरिटी क्या है, रेडिएशन मतलब कहाँ रेडिएट हो रहा है, कैसे रिलीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट देने के बाद में भी रिलीव हो रहा है नहीं हो रहा है, रिलीविंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर आदि का असेसमेंट करेंगे। दूसरा है रोगी की यूरिनरी आउटपुट की मात्रा का असेसमेंट करेंगे, उसका यूरिन आउटपुट कैसे आ रहा है।
रोगी के खुद और उनके परिजनों से रोगी के हेल्थ स्टेटस के बारे में हिस्ट्री लेंगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। जो मैंने आपको डायग्नोसिस के अंदर बच्चों बताया था वो क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन इमरजेंसी केस के अंदर क्या क्या करेंगे, रोगी को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, O2 एडमिनिस्ट्रेशन वाया द ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, ए 2 लीटर पर मिनट। रोगी को काम, कूल, कंफर्टेबल और वेल वेंटिलेटेड एनवायरमेंट प्रदान करेंगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। रोगी को आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट करें और कार्डियक मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमेट्री असेसमेंट आदि को प्रारंभ करें। आईसीयू आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिसके अंदर आईसीयू की फैसिलिटी होती है, उसके अंदर उनके स्टाफ अलग होते हैं, उनके अंदर सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, उसकी निगरानी होती है, पूरा सब लगाना जरूरी होता है ताकि उसके हर पल की कंडीशन मालूम पड़े, क्या उसका हार्ट रेट है, क्या उसका धड़कन है, क्या बीपी चल रहा है, क्या नॉर्मल एबनॉर्मल उसका ईसीजी चल रहा है, ये मॉनिटर के अंदर देखना होगा। ये आईसीयू के अंदर होता है। मरीज को तुरंत ऐसी कंडीशन के अंदर आईसीयू में भर्ती करना जरूरी होता है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन होती है, एमआई। मरीज का किस टाइम में क्या हो जाएगा वक्त बताएगा। पेन मैनेजमेंट हेतु एनाल्जेसिक ड्रग्स मॉर्फिन सल्फेट देते हैं। डॉक्टर के निर्देशानुसार थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी प्लेटलेट्स, कैल्शियम एंटी ब्लॉकर, एंटी प्लेटलेट्स, एग्रेवेटिंग एजेंट आदि एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। यदि आवश्यक हो तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन करने के लिए डॉक्टर को असिस्ट करें। डॉक्टर जब सीपीआर करते हैं ऐसी कंडीशन में उनका क्या करना है, असिस्ट करना है। उसके बाद में उसका वो वाला कहाँ है, मेरे को एक खोल के देना, उसे एमआई का देखना एक बार। सर्जिकल मैनेजमेंट इसके अंदर नहीं बताया क्या। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, नर्सिंग केयर प्लान। हेडिंग डालिएगा नर्सिंग केयर प्लान। अब क्या कर दिया, अब मरीज का नर्सिंग मैनेजमेंट कर दिया। उस कंडीशन के अंदर कुछ सर्जरी होती है जिसके अंदर पीटीसीए क्या होता है, सर्जरी के अंदर पीटीसीए परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमन कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी एंजियोग्राफी दूसरा है सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। एक लगाते हैं कोरोनरी स्टेंट तो ये कुछ सर्जरी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमेन कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। दूसरा है कोरोनरी स्टेंट लगाते हैं, ताकि जो स्टेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे स्प्रिंग होता है ना, जैसे ब्लड वेसल्स है ये नैरो हो गई है
तो यहां पे क्या करेंगे, एक स्टेंट लगा देंगे, स्प्रिंग लगा देंगे, ताकि ये नैरो वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई हो पाएगी। ठीक। CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जहां पे आर्टरी ब्लॉकेज हुई है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गई है, उसको छेड़ते नहीं है, उसको क्या करते हैं कि यहां से ये आर्टरी सही है, यही दिक्कत है ना, तो इस प्रकार से ये बाईपास कर दिया जाता है, कोरोनरी आर्टरी का बाईपास कर दिया जाता है बच्चों, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जो उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का, उस मरीज का आर्टरी को, आर्टरी होती है वहां से निकाल दिया जाता है दूसरी जगह से। मोस्टली जो थाई की आर्टरी है उसको निकालते हैं, निकालने के बाद में यहां पे जहां ओकुलसन है ये डैमेज हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में इसको छेड़ते नहीं है और क्या कर देते हैं, बाईपास ग्राफ्टिंग कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। दूसरा है कोरोनरी स्टेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि एक जो स्प्रिंग होती है, एक रिंग होती है, वहां पे ला करके स्टेंट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जो नैरो पार्ट है आर्टरी का वो क्या है, वो बड़ा हो जाएगा। दूसरा है परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल, परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ओकल्सन है, उसको क्या करते हैं, स्टेंट के द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब देखते हैं, जब MI की कंडीशन है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एक नर्सिंग केयर प्लान बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग केयर प्लान के अंदर बच्चों ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। नर्सिंग केयर प्लान वह केयर प्लान जिसके अंदर एक नर्सिंग स्टाफ उस मरीज की केयर करता है, जिसके अंदर एक प्लान बनाया जाता है, उस प्लान के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि मैं कहूं कि एक कार्डियक पर्सन है, उसका एक डायग्नोसिस हुआ है। देखो, सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान हमेशा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आपके प्रैक्टिकल के अंदर नर्सिंग केयर प्लान बनाना पड़ेंगे, बहुत प्रकार की बीमारी को आपको दिया जाएगा, उसका नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जिसके अंदर उस मरीज को क्या दिक्कत था, क्या डायग्नोसिस है। मान लीजिए चेस्ट पेन है तो चेस्ट पेन एक डायग्नोसिस हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। चेस्ट पेन को कैसे ठीक करेंगे, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रखेंगे, क्या उसका पर्पस होगा, क्या करना होगा। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्स के द्वारा किया गया कार्य नर्सिंग इंटरवेंशन कहलाता है। जब चेस्ट पेन हो रहा है तो नर्स क्या करेगी, उसके बाद में उसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या रहेगा। तो सीने में दर्द रिलेटेड टू ए चेस्ट पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। जब चेस्ट पेन है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उद्देश्य क्या रहेगा, उस चेस्ट पेन है उसको रिलीव करना, कम करना, रोगी को चेस्ट पेन में आराम दिलाना, ये क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जब चेस्ट पेन कम कराना है तो नर्स क्या करेगी, सबसे पहले चेस्ट पेन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लोकेशन, सीवियरिटी, रेडिएशन का असेस करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, डॉक्टर के निर्देशानुसार मॉर्फिन सल्फेट देंगे, मरीज को कंफर्टेबल पोजीशन जिसके अंदर सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, उनको रोगी को किसी एक परिजन को रोगी के साथ में रहने के लिए परमिशन देंगे, डॉक्टर के आदेश अनुसार उसमें मेडिसिन, थ्रोम्बोलाइटिक, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स देंगे। ठीक है, अब ये सारा प्रक्रिया करेंगे तो फिर बाद में इवैल्यूएशन क्या होगा, रोगी को चेस्ट पेन में आराम मिलता है। अब इस प्रकार से आपको डायग्नोसिस बनाना है और उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपका उसका नर्सिंग इंटरवेंशन करना है, कार्य करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो डायग्नोसिस बना है, इंपेयर्ड गैसेज एक्सचेंज रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। उनको डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग हुई है, सांस लेने में तकलीफ हुई है, तो क्या करेंगे, रिलीव टू, सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसको कम करेंगे, नॉर्मल गैसेज एक्सचेंज को स्टैब्लिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस करेंगे। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिगार्डिंग टू मायोकार्डियल इंसेमिया,
जब बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती है तो उस कंडीशन के अंदर मायोकार्डियल जो लेयर है वो डैमेज हो जाएगी, एक इनसेमिक कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या करना होगा? नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी टॉलरेंट रिलेटेड टू मायोकार्डियल इनसेमिक एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। उसके बाद में नेक्स्ट है रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, डिजीज प्रोसेस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, उस कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचना है, उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग टू डिजीज प्रोसेस। न्यूट्रिशन लेवल अल्ट्रेशन हो गया है, डिस्टर्बेंस हो गया है, गड़बड़ घोटाला हो गया, उस कंडीशन में न्यूट्रिशन लेवल कैसे देना है, क्या करना है। रिस्क फॉर इंफेक्शन रिलेटेड टू हॉस्पिटल एनवायरमेंट, एंजाइटी डिजीज, उसको टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है उस कंडीशन में। और नॉलेज डेफिसिट रिगार्डिंग टू डिजीज प्रोसेस, उनको उस बीमारी के बारे में नहीं मालूम है तो क्या करना होगा, उसको हेल्थ एजुकेशन देना होगा। तो इस प्रकार से नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। बच्चों ये मैंने पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर भेज दिया है, उसको लिख लेना। कोई भी कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल देना, मैं उसका आंसर दूंगा। दूसरे इसकी मेडिसिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मेडिसिन को लिखना है, कौन से कैटेगरीज के है, क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सी दवाई आती है, क्या एक्शन होता है, किस प्रकार से ये काम करती है, ये सारा आपको लिख लेना है। सारा डिटेल के साथ में मैं आपको फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा टॉपिक एमआई मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कंडीशन थी जिसके अंतर्गत पढ़ना बहुत जरूरी है, नॉलेज रखना जरूरी है। आज इतना ही, धन्यवाद।